नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अक्षत और कुमकुम साथ ही ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन कार में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुमकुम को अक्षत का बदलता बिहेवियर बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो उसकी हरकतों के बारे में सोच के ही पागल हुए जा रही थी। उसे अक्षत के सामने जाने में काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। उसने तो सुबह अकेले ही ऑफिस जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अक्षत भी कहीं न कहीं उसको समझने लगा था। इसलिए उसने कुमकुम के पूरे प्लान को बेकार कर दिया था। थोड़ी ही देर में कार ऑफिस पहुंच जाती है। कुमकुम ऑफिस से थोड़ा पहले ही कार से निकल जाती है, लेकिन आज वो वहाँ अकेली नहीं थी। कोई और भी था जिसने उसको अक्षत की कार से निकलते हुए देख लिया था। कुमकुम पैदल ही ऑफिस की बिल्डिंग की ओर जाने लगती है। तभी उसे जिया का ध्यान आता है और वो अपना फ़ोन निकाल के उसे कॉल करती है। जिया की दादी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने होम टाउन नासिक गई हुई थी। जिया कुमकुम का कॉल अटेंड नहीं करती तो कुमकुम का मुंह लटक जाता है। वो फ़ोन को घूरते हुए बोलती है, बाबा जी, ये जिया की बच्ची लगता है आज भी नहीं आ रही है। तभी वो मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। अब इसके बिना मेरा मन कैसे लगेगा ऑफिस में। एक यही तो है मेरी जान, वरना तो शिवान का बच्चा, उसे भी पता नहीं आजकल क्या हुआ है। कितने दिन हो गए मिल ही नहीं रहा है। और एक मेरे लॉर्ड गवर्नर पति, जिनको सिर्फ ऑर्डर पर ऑर्डर देना आता है, पता नहीं खुद को समझता क्या है। कुमकुम यही सब बोलते हुए ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है और अंदर की तरफ बढ़ जाती है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। हाफ डे के बाद राज भी अपने हाथों में कुछ फाइल लिए हुए ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर करता है कि तभी वो एक लड़की से जाकर टकरा जाता है और उस लड़की को संभालने के चक्कर में उसकी शादी की सारी फाइलें गिर जाती हैं। वो लड़की गिरने के डर से अपनी आँखों को बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे कोई चोट नहीं लगती तो वो अपनी आँखें खोल के देखती है और सामने वाले इंसान का चेहरा देख के वापस गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। वो ठीक से खड़ी होती है और फिर उस पे जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, बदबूदार बंदर, तुम यहाँ तक आ गए मेरा पीछा करते करते। ये लड़की और कोई नहीं, जिया ही थी, जो जल्दी जल्दी भागते हुए अंदर की ओर जा रही थी। जिया की बात सुन के राज को भी गुस्सा आने लगता है और वो उसी गुस्से से उसे बोलता है, सुनो अनारकली, खुद को इतना भाव देने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ काम करता हूँ। राज इतना ही बोल पाता है कि तभी जिया बोलती है, अच्छा झूठ भी बोलने लगे हो अब तुम, लेकिन मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या तुमने। राज उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हें मानना है तो मानो, वरना तुम भाड़ में जाओ। और एक बात अनारकली, राज सिंघानिया के पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, तो खुद को ज़्यादा चमेली के पेड़ में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और हटो मेरे रास्ते से। खुद को तो लड़ने के अलावा और कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है।
जिया का गुस्सा उसकी बातें सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसके अगले बगल से पीछे देखने लगती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। राज उसकी हरकतें देख के बोलता है, अनारकली तुम पागल वागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारे पीछे लगी लड़कियों की लाइन को देख रही थी। कहीं ज़्यादा लंबी हो गई तो रोड जाम ना कर दे। तो मैं बस उनकी थोड़ी हेल्प करने के बारे में सोच रही थी। जिया राज को जवाब देते हुए बोलती है। जिया की बातों को सुन के राज का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो गुस्से से जिया के दोनों बाजुओं को पकड़ के उसे पार्किंग की ओर लेकर चला जाता है और फिर उसे दीवार से लगा के खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके इतना पास होने से जिया की बॉडी गर्म हो जाती है। राज गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, सुनो अनारकली, अपना ये मुजरा कहीं और जाके करना। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़राब मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर होगी कि कल एयरपोर्ट वाला सीन तुम भूल गई होगी। और अगर भूल गई हो तो मुझे याद दिलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो उससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। इतना बोल के राज जिया को वहीं छोड़ के अपनी फाइल को कलेक्ट करके ऑफिस के अंदर चला जाता है। उसके फेस पे एक जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। वहीं जिया की पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी, क्योंकि वह आज तक किसी भी लड़के के पास तक नहीं गई थी। थोड़ी देर में वो खुद को नॉर्मल करके अंदर चली जाती है। जिया अंदर जाती है और सबसे पहले कुमकुम से मिलती है। कुमकुम का मुरझाया हुआ चेहरा देख जिया को देखते ही खिल उठता है। वो जल्दी से उठकर उसको गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होती हैं तो कुमकुम उसे डांटते हुए बोलती है, अगर तू आने वाली थी तो मेरा कॉल क्यों नहीं लिया तूने सुबह? अरे मेरी जान, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? वो क्या है ना कि घर में कोई भी सामान नहीं था, इसलिए मैं मार्केट गई थी। क्योंकि ऑफिस से जाने के बाद तो मुझसे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैंने हाफ डे लिया था। जिया कुमकुम की बात का जवाब देते हुए बोलती है। जिया की बात सुन के कुमकुम कुछ भी नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। कि कुमकुम उससे आगे पूछती है, अच्छा दादी की तबीयत कैसी है? जिया बोलती है, दादी की तबीयत खराब होती ही जा रही है। डॉक्टर ने बोला है कि आप वो कुछ दिन की ही मेहमान हैं। जिया की बात सुन के कुमकुम भी को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो जिया को समझाते हुए बोलती है, तू फिक्र मत कर, दादी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। कुमकुम की बात सुन के जिया अब कुछ भी नहीं बोलती, बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। थोड़ी बातों के बाद दोनों दोस्त अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं अक्षत के केबिन में राज उसके सामने बैठा हुआ था। दोनों के ही चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। राज वहीं छाई हुई खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, अच्छा मैंने तुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई है और तू ऐसे चुपचाप बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राज की बात सुन के
अक्षत एक डेविड स्माइल करता है और बोलता है, रिलैक्स मेरे भाई, मुझे पता है कि मिस्टर खन्ना कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? टेंशन की तो बात है अक्षत, राज बोलता है। अगर इस प्रोजेक्ट के सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने अपने साइड कर लिया तो हमें कितना ज़्यादा नुकसान होगा, तुम समझ रहे हो ना? अक्षत अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने केबिन की विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है और बाहर देखते हुए बोलता है, मिस्टर खन्ना को जो करना है वो एक बार कर लेने दो ना। एक बार वो अपने सारे पत्ते खोल दे, उसके बाद हम अपना दांव खेलेंगे। और मुस्कुराने लगता है। अक्षत की स्माइल देख के राज को भी समझ आ जाता है कि जरूर उसने कोई न कोई प्लान बना के रखा है, इसलिए वो भी शांत हो जाता है। राज उसके केबिन से जाने लगता है कि तभी अक्षत उसे रोकते हुए हे बोलता है, खन्ना पे नज़र रखना और उसकी बेटी पे भी, और हाँ, कुमकुम की सिक्योरिटी बढ़ा दो। उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे वेलकम टू द गैदरिंग मतलब कौन सी कैटेगरी? राज अक्षत की बात को ना समझते हुए बोलता है, फर्स्ट किस मुबारक हो मेरी जान। वैसे लड़की अच्छी है, अक्षत राज को बोलता है। अक्षत की बात सुन के राज झेप जाता है, तुझे सब कैसे पता चल जाता है? और वैसे भी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। और रही बात उस लड़की की, अच्छी है तो वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जंगली बिल्ली है, जब देखो तब काटने को ही दौड़ती रहती है। और इतना बोल के राज वहाँ से अपने केबिन की तरफ चला जाता है और अक्षत अपने काम में लग जाता है। राज अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर पे बैठकर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। कल नासिक से आते वक्त एयरपोर्ट पे एक लड़की यानी कि जिया वो भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी कि उसका पैर स्लिप हुआ और वो सामने जा रहे राज से टकरा जाती है। राज उसे झटके के लिए तैयार नहीं था कि वो जिया का बेड संभाल नहीं पाता और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने की स्ट्रेंथ कुछ ऐसी थी कि जिया के ओंठ राज के ओंठों से टच हो जाते हैं। वो दोनों ही वहीं पर जम जाते हैं क्योंकि दोनों की ही लाइफ की पहली किस थी। कुछ सेकंड के बाद वो दोनों आसपास के लोगों को नज़रों की तपिश से होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होते ही राज जिया को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है, तो वहीं जिया को इस बात पर बहुत ही शर्म आ रही थी कि वो राज की तरफ देख भी नहीं रही थी। राज को जिया के ऐसे इग्नोर करने से और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओह हेलो मिस अनारकली, करने से पहले तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तो अब जब क्यों आ रही है? खुद के लिए अनारकली सुन के जिया को भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है, ओह सड़े हुए टमाटर, बदबूदार गेड़े, कोई शौक नहीं है मुझे तुमसे चिपकने का, और जो भी हुआ वो गलती से हुआ था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जिया जो से रोने का नाटक करते हुए बोलती है, एक तो तुम
ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली जो मैंने अपनी सुहाग रात के लिए बचा कर रखी थी, और ऊपर से मुझे तेवर दिखा रहे हो। राज उसके पल पल बदलते रंगों से परेशान हो जाता है कि तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और वो दोनों अंदर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। राज अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे अनारकली इतनी भी बुरी नहीं है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। जिसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली है, अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता ही है। और इतना बोल के वो अपने लैपटॉप पर कुछ करने लग जाता है, क्योंकि उसने जिया के गले में ऑफिस का आईडी कार्ड देख लिया था। थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है और वो जिया की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी चेयर से टिक के बैठ जाता है और बोलता है, भाभी की दोस्त है, अगर भाभी की देवरानी बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। इतना बोल के वो एक डेविल स्माइल करता है और वहीं जिया ने सबसे बेखबर बस अपने मन में राज को हजार गालियां दिए ही जा रही थी। राज को जिया की सारी डिटेल मिल चुकी थी और जो डिटेल्स ऑफिस रिकॉर्ड में नहीं थी वो उसने पता लगा ली थी। जिया की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही थे, उसकी दादी, उसकी मम्मी पापा और वो खुद। उसके पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए जिया ही उनके घर में इकलौती कमाने वाली थी। जिया की फैमिली भी दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन उसके पापा की तबीयत खराब होने पर उसकी फैमिली अपने होम टाउन नासिक चली गई थी। लेकिन जिया अपनी जॉब की वजह से नहीं जा पाई थी। राज अपने केबिन पे बैठ के जिया की फोटो देखकर बस मुस्कुराए ही जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो कॉलर आईडी देख के उस कॉल को अटेंड करता है। राज सामने वाले से थोड़ा ही बात करता है और थोड़ी देर के बाद कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी ओर मीरा एक होटल में एक आदमी के साथ लेटी हुई थी और बोले जा रही थी, बेबी प्लीज़ धीरे करो ना, मुझे पेन हो रहा है। उसकी बात सुन के वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी बच्चा, लेकिन वो क्या है ना कि मैं तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उस आदमी की बात सुन के मीरा बोलती है, आर्यन, तुम कल रात से मुझे परेशान कर रहे हो। देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है। अब और नहीं, मैं तुम्हें और नहीं झेल पाऊंगी। और वैसे भी अगर किसी को भी हमारे साथ होने के बारे में पता चल गया तो हमारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। मीरा की बात सुन के वो इंसान यानी कि आर्यन बोला, डोंट वरी बेबी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारा जो प्लान है उस अक्षत सिंघानिया को बर्बाद करने का, वो तो सक्सेसफुल होके ही रहेगा। बस एक बार तुम्हारी शादी उस अक्षत से हो जाए, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी और वो होगा सड़क पे। फिर मीरा की तरफ देख के वो एक बार टेबल स्माइल कर साथ में बोलता है, लेकिन तब तक तुम एंजॉय करो। और इतना बोल के फिर एक बार आर्यन मीरा के अंदर समा गया। उस होटल रूम में मीरा की सिसकियां गूंजने लगती हैं। वहीं मिस्टर खन्ना कम से अपनी बेटी को कॉल ट्राई कर रहे थे,
लेकिन मीरा का फ़ोन साइलेंट होने के कारण उसे पता ही नहीं चला और वो कॉल अटेंड नहीं करती है। वहीं मिस्टर खन्ना को लगा कि शायद उनकी बेटी को अक्षत की कल की बातों का बुरा लगा है और वो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ होगी, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब मिस्टर खन्ना को कौन समझाए कि उसकी बेटी ने तो अक्षत की बातों को कुछ ज़्यादा ही दिल पर लिया है और वो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही है। यहाँ तक कि वो तो उनका प्रमोशन करने की तैयारी भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर अक्षत के ऑफिस में लंच ब्रेक में अक्षत कुमकुम के पास अपने केबिन में आने के लिए मैसेज करता है। मैसेज को देखकर कुमकुम को समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। जिया को क्या बोले कि वो उसके साथ लंच नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके एक फाइल को उठा लेती है और उसे लेकर वह जाने लगती है। लेकिन जिया का ध्यान तो राज की बातों पर ही था, तो उसे तो पता ही नहीं लगता कि कब कुमकुम वहाँ से निकल गई। वहाँ कुमकुम को लगा कि जिया को शायद अपनी दादी की फिक्र हो रही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन हमारी भोली कुमकुम को कौन समझाए कि उसकी प्यारी दोस्त तो किसी का कीमा बनाए जा रही है। अपने ख्यालों में कुमकुम अक्षत के केबिन में चली जाती है। उसके केबिन में आते ही अक्षत कुमकुम को देख के बोलता है, बेबी बीबी मुझे बहुत भूख लगी है और तुमने लेट आके मेरी भूख और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। कुमकुम को लगा कि अक्षत को शायद सच में ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो जल्दी से खाना सर्व करने को आगे बढ़ती है कि उससे पहले ही अक्षत उसकी कमर पकड़ के उसे दीवार पर लगा देता है और उसे किस करने लगता है। कुमकुम की आंखें तो अक्षत की हरकत से बाहर के आने को हो गई थीं, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उसे पता था कि उसका ये जालिम पति जब तक अपनी मनमानी नहीं कर लेगा तब तक उसे छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो भी चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है और अक्षत के रुकने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब अक्षत का मन भर जाता है तो कुमकुम से अलग हो जाता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता और वैसे ही खड़े कुमकुम से बहुत ही सेंसिटिव वॉइस में बोला, बीबी तुम मुझे रिस्पॉन्स करना कब शुरू करोगी। कुमकुम ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और वैसे ही अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ी रही। अक्षत ने भी उसे अब ज़्यादा परेशान नहीं किया और वो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, कोई बात नहीं बीबी, मैं उस दिन का वेट करूँगा जब जल्दी से खाना सर्व करो। मेरी तो जान सूखी जा रही है भूख से और तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। इतना बोल के वो हल्का स्माइल करने लगा। वहीं उसकी बात सुन के कुमकुम उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी, जैसे बोल रही हो, मैंने कब टाइम वेस्ट किया, जो किया है इसने किया है और नाम मेरा लगा दिया है। कुमकुम अक्षत को घूर के देखती है और फिर खाना सर्व करने लगती है। अक्षत उसके चेहरे के बनते और बिगड़ते हुए भावों को देखकर अब जोर जोर से हंसने लगता है। पहले तो कुमकुम उसकी हंसी देखकर चिढ़ जाती है, लेकिन फिर वो भी हंसने लगती है। उसके बाद दोनों मिलके अपना लंच करते हैं
और फिर कुमकुम लंच ब्रेक ख़त्म होने से पहले ही वापस चली जाती है, क्योंकि इस वक्त सब कैंटीन में थे। कुछ देर बाद लंच ब्रेक ओवर होता है और सब लोग ऑफिस दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। वहीं हमारी जिया जी राज को कोसने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब लंच ब्रेक शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, और उसने इस चक्कर में खाना भी नहीं खाया और भूख की वजह से और उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। शाम को अक्षत अपने केबिन पे बैठे काम कर रहा होता है कि उसके केबिन का डोर ओपन होता है और राज अंदर आता है। राज आते ही अक्षत के सामने एक एनवलप रख देता है और उसे खोलने का इशारा करता है। अक्षत उसको खोल के देखता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो राज की ओर अपनी नज़रें उठा के देखता है और कहता है और कुछ। उसकी बात सुन के राज अपना सिर हिला देता है। अक्षत की भवें ना जाने क्यों आपस में जुड़ जाती हैं और वो राज को देखते हुए बोला, राज, काफ़ी दिनों से कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया है। रोज़ रोज़ इन फाइलों की शक्ल देख करके मैं तो बोर ही हो गया हूँ। चल थोड़ा चिल करके आते हैं। उसकी बात सुनकर राज के चेहरे पर भी एक डेविल से स्माइल आ जाती है। राज आगे बोला, हाँ भाई, मैं भी बोर हो रहा हूँ, चलें। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में अक्षत कुमकुम को कॉल करके बोल देता है कि वो घर चली जाए, उसे आने में लेट हो जाएगा, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। ड्राइवर उसका पार्किंग में ही वेट करेगा। कुमकुम भी कुछ नहीं बोलती और ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद वो भी अक्षत की भेजी हुई कार से घर चली जाती है। वहीं अक्षत और राज आज अकेले ही कहीं गए थे। वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को भी नहीं लेकर जाते। उन दोनों की ही स्पोर्ट्स कार सड़क पे धूल उड़ाती हुई चली जा रही थी। कुछ देर में उनकी कार एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है, लेकिन उस फार्म हाउस का गेट बंद होने के कारण वो अंदर की ओर नहीं जा पाते। गेट में खड़ा गार्ड उन दोनों का नहीं जानता था, तो गेट नहीं खोलता है। वहीं गार्ड को देख के उन दोनों का ही माथा ठनक जाता है। अक्षत गुस्से से अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए बोला, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। वो गुस्से से अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और सीधा उस गेट को तोड़ते हुए अंदर की ओर चला जाता है और उसके साथ राज भी। राज अंदर जाते हुए उस गार्ड को एक आंख मारते हुए बोला, डेविल इज बैक। बाहर गेट के टूटने की आवाज़ सुन के सारे के सारे गार्ड बाहर आकर देखने लगते हैं। वहीं अक्षत और राज को कार से निकलते देख उन सब के ही पसीने छूट जाते हैं। अक्षत और राज पूरे स्वैग के साथ अपनी अपनी कार से बाहर की ओर आते हैं और उन गार्ड्स के बीच से होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उन सभी गार्ड में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जा रहे उन दोनों इंसानों को रोक सकें। उनके अंदर जाते ही सारे गार्ड एक चैन की सांस लेते। तभी ये गार्ड दूसरे से बोला, भाई, ये दोनों जल्लाद यहाँ क्या करने आए हैं? पिछली बार आए थे तो पूरे इलाके को उड़ा दिया था, पता नहीं आज क्या करेंगे। उस गार्ड की बात सुन के बाकी सबकी पैंट ही गीली हो जाती है।
फार्म हाउस में मिस्टर खन्ना का था और वो यह बैठे अपनी बेटी की शादी अच्छत से कैसे कराएं उसकी प्लानिंग कर रहे थे। उसको देख के अच्छत अंदर आते हुए बोला, हम कुछ दिन के लिए शरीफ क्या हुए, आपने तो हमारी जान को खत्म करने की सुपारी तक दे डाली। आपने क्या समझा मिस्टर खन्ना, आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी करेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। पर आप गलत निकले मिस्टर खन्ना। मुझे अपने दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की फिक्र होती है। इतना बोल के वो सीधा जाके हॉल में लगे एक सोफे पर किंग की तरह अपने एक पैर पे दूसरे पैर को रख के बैठ जाता है। वहीं उसको वहां देख के मिस्टर खन्ना के भी पसीने छूट जाते हैं। उनकी तो डर से हालत खराब हो रही थी। कितनी जल्दी अच्छत को पता कैसे चल गया। अभी तो उसके आदमी ये भी पता नहीं लगा पाए कि अच्छत की गर्लफ्रेंड है कौन। वहीं अच्छत को ये भी पता चल गया कि उन्होंने उसकी जान को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन फिर भी वो खुद को डिफेंड करने के इरादे से अपने डर को बाहर बिल्कुल भी आने नहीं देते हैं और खुद को नॉर्मल रखते हुए ही बोलते हैं, ये तुम क्या बोले जा रहे हो अच्छत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वहीं अच्छत का पारा जो पहले से ही हाई था, वो मिस्टर खन्ना की नौटंकी देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपना एक पैर उसके बगल पे रख के और अपने दूसरे हाथ को उसके ऊपर की ओर सोफे पर रख कर बोला, अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हारी पूरी लंका में आग लगा दूंगा। अच्छत की बात सुन के मिस्टर खन्ना की हालत खराब हो जाती है और थोड़ी ही देर में उनको अपने नीचे कुछ गीला गीला महसूस होता है। उसकी हालत देख अच्छत उससे दूर होता है और फिर बाहर जाते हुए बोला, अगली बार समझाने नहीं साफ करने आऊँगा। और उसके बाद दोनों वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर खन्ना एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन गुस्से से अपने सामने रखी सारी चीज़ों को उठाकर फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा इज्जत सिंघानिया। वहीं अच्छत और राज के जाने के बाद सारे गार्ड एक चैन की सांस लेते हैं। वहीं बाकी गार्ड जो पेड़ों के पीछे छुप गए थे वो भी बाहर की ओर आ जाते हैं। वहीं अच्छत और राज को घर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तब तक घर के सब लोग सो चुके थे। अच्छत अपने रूम पर जाता है और देखता है कि कुमकुम उसका वेट करते करते ही बुक पढ़ते हुए सोफे पर ही सो गई थी। अच्छत कुमकुम के पास जाता है और उसके हाथों से बुक लेके दूसरी तरफ रख देता है कि तभी उसकी नज़र एक नोट पर जाती है। अच्छत नोट उठा के पढ़ता है तो उसमें लिखा था, अगर मैं सो जाऊं तो प्लीज़ तुम खाना खाकर ही सोना। कुमकुम की फिक्र देख के अच्छत के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कुमकुम को अपनी गोद में उठा के बेड पर सुला देता है और फिर खुद फ्रेश होकर और कुमकुम के खाना खाने वाले ऑर्डर्स पूरा करके खुद भी रूम पर आके उसके पास ले जाता है और उसकी कमर पकड़ के उसे खुद से चिपका लेता है और उसके होठों पर एक हल्की सी किस करके वह भी वहीं पर उसके पास ही सो जाता है। हेलो दोस्तों, क्या होगा मिस्टर खन्ना का अगला कदम और क्या होगा
उस पे अक्षत का रिएक्शन। अभी तो सिर्फ खन्ना ने सुपारी दी थी तो अक्षत ने उसकी पैंट गीली कर दी थी। अगर किसी दिन कुमकुम को एक खरोंच भी आ गई तो क्या करेगा अक्षत। लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही थ्रिलिंग होगा। तब तक आप सब ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह की कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।